Hello students, welcome to Viswa Physics YouTube channel. In this lecture, we will study electric flux. Before going to the topic electric flux, we will need to know about area vector. The direction of a planar area vector is specified by the normal to the plane. अगर चलो मान लो कि मैं एक एरिया कुछ इस तरह कंसिडर कर लूं, तो ये एक एरिया है, एरिया एलिमेंट ds का, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ds वेक्टर. चलो मान लो कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n कैप है, तो ds वेक्टर कितना हो जाएगा, ds n कैप. अगर कोई भी एक एरिया कर्व्ड सरफेस है, चलो कि एक एरिया है जो कि कर्व्ड सरफेस है, तो हम तो यहाँ पर नॉर्मल नहीं निकाल सकते, यहाँ पर नॉर्मल नहीं निकाल सकते, तो हम किस तरह एरिया वेक्टर निकालेंगे. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो एरिया है, इस एरिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. तो अगर हम इस एरिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर ले ds1 ds2 करके, तो ईच एरिया एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक प्लानर एरिया की तरफ बिहेव करेगा. ये जो एरिया है अब ये छोटे होने से क्या हो जाएगा, एक प्लानर एरिया की तरफ बिहेव करेगा. तो यहाँ पर हम आराम से एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं नॉर्मल करके. अगर ये ds3 हो गया, ds3 एलिमेंट हो गया, तो इसका जो एरिया वेक्टर है ये ds3 वेक्टर हो जाएगा. और ये जो एरिया वेक्टर का कंसेप्ट है, इस एरिया वेक्टर के कंसेप्ट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई एक एरिया ओपन सरफेस है, कोई भी एक सरफेस ओपन सरफेस है, तो हमें इस ओपन सरफेस में जो एरिया वेक्टर है ये हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक ऊपर के तरफ और एक नीचे के तरफ. अगर हम ये एरिया वेक्टर को ds ले जाए, तो ये जो एरिया वेक्टर है इसे हमें -ds लेना पड़ेगा. पर अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, तो इस क्लोज्ड सरफेस में जो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है. ये जो अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, तो इस क्लोज्ड सरफेस में जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. हम इस एरिया में इस तरह कोई एरिया वेक्टर नहीं निकाल सकते और नहीं ड्रा कर सकते. जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. ओके. द नेक्स्ट टॉपिक इज electric flux. The term flux means some kind of flow. The flux is the property of any vector field. And अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बोलूं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किसका प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो हम जो फ्लक्स निकालते हैं वो एक फील्ड के निकालते हैं. अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकाल रहे हैं. तो चलिए इसके डेफिनेशन पर गौर करते हैं. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing normally to that area. ये देखिए, is the measure of the total number of electric lines of force. इसका मतलब एक एरिया के अंदर कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहा है उसका मेजरमेंट ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is number of lines of force.
कितने नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स उस एरिया को नॉर्मल होके पासिंग नॉर्मली टू दैट एरिया, इसका मतलब उस एरिया को नॉर्मल होके पास हो रहे हो हमें निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स। इसका मतलब हम नंबर गिन रहे हैं, इसका मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको। चलो मान लो कि ये एक एरिया है, चलो मान लो कि ये एक एरिया है और इस एरिया को कुछ इस तरह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये एरिया को प्लेस किया गया है और इस एरिया को इसी तरह प्लेस किया गया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एरिया को परपेंडिकुलर होके निकल रहा है। अगर मैं आपको इस एरिया के इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने को बोलूं तो हम क्या करेंगे कि सिंपली इस एरिया के अंदर कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्मल होके निकल रहे हैं उसको गिनती करेंगे। चलो 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका वैल्यू क्या हो गया 5। और हम किस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए, हम लैंग्वेज यूज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड linked with this area is 5। हमें इसका यूनिट नहीं पता है अभी तक, तो हम इसके यूनिट नहीं लिख रहे हैं, पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी यूनिट है। पर अभी तक हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करना सीख रहे हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब हम मेजर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका प्रॉपर्टी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल रहे हैं लिंक्ड विथ दिस एरिया। इसीलिए मैं इस तरह के लैंग्वेज यूज किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड विथ दिस एरिया, मतलब ये जो एरिया है दिस एरिया इज 5। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या किया कि एक बड़ा एरिया ले लिया, थोड़ा बड़ा एरिया ले लिया। अब मैं उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को इस एरिया के अंदर पास करूंगा, वो भी नॉर्मल करके। चलो अभी हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब इस एरिया को हम प्लेस करते हैं तो इस एरिया के अंदर कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हो गया वो हो गया 7। और इसको लिखने के लिए मैं किसी तरह का लैंग्वेज यूज करूंगा, मैं लिखूंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड विथ चलो मान लो कि ये एरिया A2 है, ओके। चलो मान लो कि ये एरिया 2 है, तो लिंक्ड विथ एरिया A2 इज 7। चलो मैं अभी के लिए इसको 7 यूनिट लिख लेता हूं। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा वो सीख लेंगे तभी हम यूनिट यूज करेंगे। शायद वो ऐसा यूनिट हो सकता है, वो सीजीएस यूनिट हो सकता है, पर हम तभी इस यूनिट को यूज करेंगे। पर अभी के लिए हम क्या सीखे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स।
वो भी किस तरह के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जब वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस एरिया को नॉर्मल होके पास कर रहे होंगे। अभी जो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो एरिया को नॉर्मल होके पास हो रहे हैं। ये समझ में आ गया? ओके, अब हम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, चलो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक एरिया प्लेस कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मतलब ये एक यूनिट एरिया है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस यूनिट एरिया कितना हो गया? 1 2। तो मैं लिख सकता हूं फ्लक्स इक्वल टू 2 लिंक्ड विथ दिस यूनिट एरिया। अगर इसके ये जो यूनिट एरिया है इसका 2 गुना मैं एक एरिया ले लूं जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो ये जो 2 गुना एरिया है इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। ये मैंने क्यों बोला? वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हम उसका फॉर्मूला निकालने वाले हैं। चलो मान लो कि ये जो फिगर है, इस फिगर के जो एरिया दिया हुआ है वो एरिया ए है। चलो इस फिगर में जो एरिया दिया हुआ है, ये फिगर में जो एरिया है इसका एरिया ए यूनिट है। और मैं अगर इस एरिया के अंदर कोई भी एक यूनिट एरिया प्लेस कर लूं जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा, तो चलो मान लो कि ये जो 1 यूनिट एरिया है, इस 1 यूनिट एरिया को क्रॉस करके कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं? चलो मान लो कि ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं। अगर 1 एरिया में ई नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, तो ए एरिया में कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे? ई इंटू ए। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स 1 एरिया में ई होगा तो ए एरिया में ई इंटू ए हो जाएगा। अगर मैं फ्लक्स को ई सिंबल से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फ्लक्स लिंक्ड विथ एरिया ए इज इक्वल टू ई इंटू ए। ये जो फॉर्मूला निकला हमारा, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वेशन 1 नंबर फॉर्मूला है। इसका मतलब पहला फॉर्मूला है। ये समझ में आ गया? ओके, तो हमने क्या देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका फॉर्मूला हो गया फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए। ये जो ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो ए है ये एरिया एलिमेंट है। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट है न्यूटन फॉर कूलम, इंटू एरिया का एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो फ्लक्स है इसका एसआई यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। द नेक्स्ट थिंग इज, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एरिया को नॉर्मल होके पास नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो फ्लक्स का डेफिनेशन है वो क्या है कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मल टू द एरिया। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका लाइंस ऑफ फोर्स कोई भी एक एरिया को नॉर्मल होके पास नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? चलो मान लो कि ये एक एरिया है जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, वो भी एरिया के वेक्टर को, ये जो एरिया है इस एरिया के वेक्टर को थीटा एंगल बना के।
तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि अगर इस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल में ई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है तो नॉर्मल होके कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा जो कि हो जाएगा ई कॉस थीटा। अगर इस एरिया को ई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल बनाकर पास हो रहे हैं तो ई कॉस थीटा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होके पास होंगे। कंपोनेंट निकालने का मतलब यही तो है। अगर कोई भी एक व्यक्ति, चलो मान लो कि एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, कोई भी एक व्यक्ति यहाँ से उसका जर्नी स्टार्ट हुआ, वो एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर तक गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो डिस्टेंस है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर है। अगर कोई भी एक व्यक्ति यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया, वाई डायरेक्शन में 2 मीटर गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसका जर्नी वाई डायरेक्शन में 2 मीटर है, पर इसका डिस्प्लेसमेंट में एक्स डायरेक्शन में कितना है? 0 है। और पहले वाले का जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई डायरेक्शन में कितना है? 0 है। चलो नेक्स्ट स्टेप में, चलो मान लो कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, कोई भी एक व्यक्ति यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करके कुछ इस तरह निकल रहा है। तो ये लेट बी सपोज ये एक्स एक्सिस को 45 डिग्री एंगल करके इस डायरेक्शन में निकल रहा है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये 2 मीटर है। अभी जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कुछ एक्स डायरेक्शन में हुआ है, कुछ वाई डायरेक्शन में भी हुआ है। ये जो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ये 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में कितना है? 2 cos 45। वाई डायरेक्शन में कितना है? 2 sin 45। यही तो है कंपोनेंट निकालने का एक्चुअल मतलब। तो इसमें भी अगर ई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को थीटा एंगल बनाकर निकल रहा है तो कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को नॉर्मल होके निकलेगा, इसका कंपोनेंट निकाल लो, मतलब ई कॉस थीटा। तो लेट बी सपोज ये जो एरिया है ये ए है, ये जो एरिया है ये ए है। तो ए एरिया में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का फ्लक्स कितना होगा? फाई ई इक्वल टू पहले कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहे हैं, ई कॉस थीटा नॉर्मल होके, इनटू एरिया। क्योंकि पहले वाले में हम जो फॉर्मूला दिखे थे, जो निकाला था, वो फॉर्मूला क्या था कि फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। उस एग्जाम्पल में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो पहले से ही नॉर्मल होके था। अभी हम फाई कैसे निकालेंगे? कितने अमाउंट ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो ये क्या हो गया? ई ए कॉस थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। चलो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सेकेंड फॉर्मूला निकल गया, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड विथ एन एरिया। चलो ये एग्जाम्पल को देखते हैं। ये एक एरिया है जिसका एरिया हम ए, चलो मान लो कि ये एरिया ए है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले वाले में जो हम एग्जाम्पल लिए थे वो सबके सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थे। इसलिए हम क्या करते थे कि हम एक यूनिट एरिया ले लेते थे। चलो वन एरिया में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ई हो गया, वन एरिया में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ई हो गया, तो ए एरिया में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो जाएगा ई इंटू ए,
हमारा निकल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पर ये जो ट्रिक है ये इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस एरिया को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस एरिया को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम अगर इस टोटल एरिया को ds1, ds2, ds3, ds4 इस तरह छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर ले और ईच एंड एवरी पार्ट के लिए हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकाले, तो ds1 में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया, ds2 में इलेक्ट्रिक फील्ड चलो मान लो E2 हो गया, ds3 में इलेक्ट्रिक फील्ड चलो मान लो E3 हो गया, ds4 में इलेक्ट्रिक फील्ड चलो मान लो E4 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ds1 के जो फ्लक्स है वो है E1 डॉट ds1 वेक्टर। ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स है E2 डॉट ds2 वेक्टर। ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स हो गया हमारा E3 डॉट ds3 वेक्टर। और ये जो 4 नंबर का फ्लक्स है ये हो गया हमारा E4 डॉट ds4 वेक्टर। इस तरह ds5, ds6, ds7। तो जो टोटल फ्लक्स है वो कितना निकलेगा, E1 डॉट ds1 प्लस E2 डॉट ds2 प्लस E3 डॉट ds3 प्लस डॉट डॉट डॉट। और हम लिख सकते हैं कि समेशन I ओवर 1 to कैपिटल N। चलो मान लो कि ये जो हमने पार्ट पार्ट में डिवाइडेड किया एरिया को वो 1 से लेकर N तक किया, तो हम लिख सकते हैं समेशन I इक्वल टू 1 to N EI DSI वेक्टर। तो ये जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, ये आ गया एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर इस फॉर्मूले में हम n टेंस टू इन्फानाइट ले ले, इसका मतलब हम इस जो छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करेंगे वो इन्फानाइट नंबर ले ले, मतलब बहुत लार्ज ले ले, तो ये जो एरिया का वैल्यू है ये टेंस टू 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बहुत सारे एरिया ले तो जो छोटे छोटे एरिया है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ये जो समेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। चलो इसको हम दूसरे तरीका से समझते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, अगर हमें फिजिक्स में कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी का स्मॉल अमाउंट पता है तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए ही हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। अगर हमें स्मॉल वर्क डन पता है तो इसको इंटीग्रेट कर लो, टोटल वर्क डन निकले जाएगा। अगर हमें स्मॉल dx पता है, इंटीग्रेट कर लो, हमें टोटल x पता चल जाएगा। तो इसी तरह अगर ये जो एग्जाम्पल था, पहला वाला एग्जाम्पल था, चलो मान लो कि ये एरिया जो है ये एरिया A है और हम एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर रहे हैं जो कि dA है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो dA एरिया में फ्लक्स कितना होगा, चलो dA एरिया में स्मॉल फ्लक्स होगा d phi इक्वल टू E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ d phi E, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर।
ये निकल गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थर्ड फॉर्मूला। और अगर आपको पता होगा तो ये जो पहले वाला था, अगर मैं जो बोल रहा था कि मैं अगर n को इन्फानाइट ले लूं और डेल s को 0 ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट एंड डेल s टेंस टू 0 और ds टेंस टू 0 समेशन i इक्वल टू 1 टू n ei dsi। इसको हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस र इंटीग्रेशन। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एनी सरफेस ए ओपन और क्लोज्ड इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई टेकन ओवर द सरफेस एस। अगर ये क्लोज्ड सरफेस होगा तो हम जो इंटीग्रेशन ले रहे थे वो क्लोज्ड इंटीग्रेशन लेंगे और लिख देंगे ई डॉट डी ए। अगर ये ओपन सरफेस रहेगा तो जो इंटीग्रेशन है वो ओपन इंटीग्रल रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला में ई डॉट ए आ रहा है और दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो भी मैंने समझाया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ प्रॉब्लम के रिगार्डिंग एक वीडियो होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वन।